बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको तालीमी दुनिया की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में हम खुशामदीद कहते हैं। हमने जो है ना तालीमी दुनिया का एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसमें हम अब ऑनलाइन एजुकेशन जो है आपको फ्री ऑनलाइन एजुकेशन देंगे। तो आज सबसे पहले हम सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 15 विच इज़ अबाउट होम्योस्टेसिस। सबसे पहले हम उसके बेसिक कंसेप्ट्स देख लेते हैं होम्योस्टेसिस के। होम्योस्टेसिस जैसे कि आप सबको पता है, होम्यो का मतलब होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेबिलिटी। तो होम्योस्टेसिस हमारे पास क्या आ जाएगा, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में हमने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखना होता है और जितनी भी हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं उससे प्रोटेक्ट करना होता है। तो ये आप देखें बुक का पेज नंबर 1 है, यहाँ पर आप देखें अगर आपको पैराग्राफ की सूरत में सही समझ नहीं आएगा इसलिए हमने यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में ये सारा लिख दिया, हेडिंग्स वगैरह बनाई हुई हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको यहाँ से अच्छी तरह समझ आएगी। अब हम देखते हैं होम्योस्टेसिस की हमारे पास इम्पॉर्टेंस क्या है। To maintain internal environment of organisms, especially higher vertebrates, in a steady and balanced state। मतलब हमने इंटरनल इन्वायरमेंट अपना पहले भी मैंने आपको बताया मेंटेन रखना होता है, क्योंकि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं अगर इन जिस तरह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वेरिएशंस आ रही हैं, फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, उसका हमने डायरेक्टली अपने इंटरनल इन्वायरमेंट पर असर नहीं होने देना। अगर इंटरनल इन्वायरमेंट पर हमारा उसका असर हो तो हमारा रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म उससे डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए हम जो है अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को एक फिक्स स्टेट में रखते हैं। जैसे आपको पता है हमारे बॉडी में एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम करते हैं, हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इसलिए जो है जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके लिए हमें अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखना होता है। और दूसरी हमारे पास होम्योस्टेसिस की इम्पोर्टेंस है, एस्टैब्लिश ऑप्टिमम कंडीशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर आपके पास खाली होम्योस्टेसिस का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें फिर आगे एग्जांपल भी दे सकते हैं। द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो पेपर में हमने अपने शॉर्ट क्वेश्चन को एक अच्छी फॉर्म में करके लिखना होता है कि डेफिनेशन के साथ कोशिश किया कि नहीं, या तो साथ एग्जांपल दे दी कि नहीं, या फिर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि नहीं। इससे ये आपको चेकर जो है पूरे 2 नंबर देगा। अब दूसरा सवाल हमारे पास जो इस टॉपिक में से बनता है वो 3 डेफिनेशंस हैं, वो इनमें से आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है या फिर हर एक को इंडिविजुअली भी डिफाइन के लिए कह सकता है। कौन कौन से हैं? एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन। सबसे पहले एक्सक्रीशन को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सक्रीशन के हमारे पास द मैकेनिज्म विच एलिमिनेट्स मेटाबॉलिक वेस्ट स्पेशली नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम बॉडीज कॉल्ड एक्सक्रीशन। हमारे पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है बॉडी में, मेटाबॉलिज्म के रिज़ल्ट में हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट भी बनते हैं और यूज़फुल सब्सटेंसेस भी बनते हैं। अब जो हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहे हैं इनको हमने अपने बॉडी में स्टोर नहीं रखना होता, बल्कि हमारे पास मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स हैं जिससे हमने इन मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना होता है। क्योंकि अगर ये बॉडी में ही रहें तो इससे हमारा रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसमें वही कह रहे हैं कि जो हमारे पास मैकेनिज़्म है जिससे हम मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं बॉडी से, इसको हमने एक्सक्रीशन का नाम दे दिया। अब दूसरा यहाँ पर मैंने ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन को डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि ये ज़्यादातर इनमें शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आ जाते हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है हमारे पास? अब द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। इसी तरह थर्मो रेगुलेशन क्या है? द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में हमने अपने बॉडी के जो हमारे पास सैल्यूट है या फिर वाटर है इसको हमने एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में मेंटेन रखना होता है और इस मैकेनिज़्म को हम
जिससे हम करते हैं इनकी कंसंट्रेशन को, उसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। जबकि थर्मो रेगुलेशन जो है इसमें अपने अपने बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रखता है। इसमें टेम्परेचर दे दें बेशक के ऑप्टिमम टेम्परेचर एट विच ह्यूमन एंजाइम्स वर्क इज 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो है समटाइम्स हमारे पास ये भी हमसे पूछ लेता है, नेम द मोस्ट ससेप्टिबल कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, कि मतलब हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट के ज़्यादातर वो ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वेरिएशन से अफेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें मेंशन कर देते हैं मोस्ट ससेप्टिबल कंपोनेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट दैट मे बी अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आर वाटर, सॉल्यूट एंड टेम्परेचर। तो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, वाटर हो गया, सॉल्यूट हो गया और टेम्परेचर, जो कि वेरिएशन जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आती है तो ये इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो हमने हमारी बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज़्म है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, जिससे हमने इन कंपोनेंट्स को एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में मेंटेन रखना होता है। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे पास इंट्रोडक्शन से बनता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है कंपेयर फिजिकल कंट्रोल सिस्टम विद लिविंग कंट्रोल सिस्टम। ये बहुत दफ़ा आया हुआ है पेपर में हमारे पास क्वेश्चन। तो इसको ये जब भी अगर आपके पास पेपर में आ जाए तो आपने इसको हमेशा पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है। पॉइंट्स के फॉर्म में लिखने का ये फ़ायदा है कि एग्जामिनर जो है उसके लिए आसानी हो जाती है और वो जो है ना उसके लिए चेक करने में इजी हो जाएगा और आपको वो नंबर ज़्यादा देगा। अब पहले हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं फिजिकल कंट्रोल सिस्टम का। द सिस्टम हैज़ 3 कंपोनेंट्स, सेंसर, कंट्रोल सेंटर, ऑन ऑफ स्विच। इसमें हमारे पास इस फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं, एक सेंसर, कंट्रोल सेंटर और स्विच। और लिविंग कंट्रोल सिस्टम में भी इसी तरह 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर्स। अब देखते हैं हम सेंसर का क्या काम होता है फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में। द सेंसर डिटेक्ट्स टेम्परेचर चेंज फ्रॉम सेट पॉइंट। सेट पॉइंट यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं। सेट पॉइंट हम जो है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर कह सकते हैं इसको, कि हमने एक फिक्स टेम्परेचर कर दिया है, उसको हमने सेट पॉइंट कह दिया। उससे जितनी भी हमारे पास उस सेट पॉइंट से चेंज आ रही है टेम्परेचर की, उसको कौन डिटेक्ट कर रहा है? सेंसर डिटेक्ट कर रहा है। सेंसर को हम थर्मामीटर भी कह सकते हैं। इसी तरह लिविंग कंट्रोल सिस्टम्स में हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेम्परेचर की चेंज को डिटेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है, सेंसर ने टेम्परेचर चेंज डिटेक्ट की और फिर उसके बाद कंट्रोल सेंटर को एक सिग्नल भेजेगा। द सेंसर सेंड सिग्नल टू कंट्रोल सेंटर। इसी तरह लिविंग कंट्रोल सिस्टम में क्या है, रिसेप्टर सिग्नल्स को सेंड करता है कंट्रोल सेंटर की तरफ। फिर कंट्रोल सेंटर जो है ये फिजिकल सिस्टम में कंट्रोल सेंटर जो है एक्शन लेगा जब उसके पास सेंसर का सिग्नल पहुंचेगा, मैसेज पहुंचेगा, और वो फिर स्विच को स्टिमुलेट करेगा या स्विच को मैसेज भेजेगा कि वो ऑन हो या ऑफ हो, हीटिंग या फिर कूलिंग यूनिट्स। इसी तरह कंट्रोल सेंटर जो है हमारे पास लिविंग सिस्टम में ये इफेक्टर्स को मैसेज भेजता है कि आप रिस्पॉन्स शो करें। एग्जाम्पल्स इसके बाद हम इनकी देखते हैं। हम सबसे पहले फिजिकल सिस्टम की देखते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम हमारे पास लिफ्ट, आयरन, ओवन, इन सारों में जो है फिजिकल कंट्रोल सिस्टम यूज़ हो रहा है। जबकि लिविंग कंट्रोल सिस्टम में हमारी बॉडी जो है एग्जाम्पल है, हमारी बॉडी में ये सारे मैकेनिज्म, ये सारे स्टेप वाइज हो रहा है, ये हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे इस टॉपिक से पूछा जाता है वो है व्हाट इज़ फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म भी हमारे पास वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को पूछ सकता है, या फिर हमें ये भी कह सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ आपने इसका आंसर किस तरह लिखना है। सबसे पहले अगर फीडबैक मैकेनिज्म को वो पूछ रहा है तो फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन लिख दें।
The detection of change by the receptor and sending signals by control center to effector for a response is called feedback mechanism. तो फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास क्या हुआ, जो भी हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आ रही है, रिसेप्टर ने उसको डिटेक्ट करना है, उसको डिटेक्ट करके कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेजेगा, सिग्नल भेजेगा, फिर कंट्रोल सेंटर आगे इफेक्टर को मैसेज भेजता है कि रिस्पांस शो करो। तो इस सारे फिनोमेना को, इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। फिर इसके बाद हमारे पास है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जो इफेक्टर अपना रिस्पांस शो करेगा वो अपोजिट होगा। किसके अपोजिट होगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आ रही है इफेक्टर अपना रिस्पांस उसके अपोजिट शो करेगा। तो इसको डिफाइन किस तरह करते हैं, इन दिस प्रोसेस द इफेक्टर रिस्पांस इज अपोजिट टू द चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर खाली शॉर्ट में हमारे पास पूछे तो आप इसके साथ एग्जाम्पल भी दे दें। दिस इज बिकॉज दैट इफ द इन्वायरमेंट इज वार्म, the receptors send signals to control center for the action of cooling system. The control center send message to effector for cooling response. कि हमारे पास अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारा वार्म है, टेम्परेचर हाई है, हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 होता है, अब एक्सटर्नल टेम्परेचर सपोज करो 40 है। तो कंट्रोल सेंटर ने इफेक्टर को मैसेज भेजना है कि आप 40 से टेम्परेचर ले आओ 37 पर। तो इसमें हमारे पास क्या है, रिस्पांस अपोजिट है। तो इस तरह के फीडबैक मैकेनिज्म को हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। दूसरा हमारे पास पूछ लेते हैं शॉर्ट फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। इसमें है इफ़ द इफेक्टर रिस्पांस इज सिमिलर और टूवर्ड्स द चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, द मैकेनिज्म इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब जिस तरह के हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आ रही है तो जो हमारे पास इफेक्टर है वो भी उसी के टूवर्ड्स शो करता है या फिर सिमिलर रिस्पांस शो करता है। एग्जांपल इसमें आप दे सकते हैं कि जो हमारे पास बेबी होता है, जब वो मदर का मिल्क सक करता है तो हार्मोन जो है मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। अब इस टॉपिक में हमारे पास जो MCQs पूछे जाते हैं, जो हमारे पास पास्ट पेपर्स में MCQs आए हुए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला MCQs हमारे पास है द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अभी हमने ऊपर ये डेफिनेशन डिस्कस की है, किसकी है, होम्योस्टेसिस की। कोई भी पॉसिबल वो आपको 4 ऑप्शंस दे सकता है, तो इसमें आपने होम्योस्टेसिस को मार्क करना है। फिर इसके बाद दूसरा MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट इन ह्यूमंस। तो इसको हमने हाइपोथैलेमस मार्क करना है। थर्ड MCQs है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मॉनिटर्स द बॉडी टेम्परेचर, कि कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कि बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहा है। ये हमारे पास है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में कंट्रोल सेंटर होता है जो कि बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहा होता है। फोर्थ MCQs है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इन ह्यूमन इज बेस्ड अपॉन कॉम्प्लेक्स होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट इन हाइपोथैलेमस। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो हमारे पास बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर होता है ह्यूमंस में, वो हाइपोथैलेमस में होता है। फिफ्थ MCQs है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। ये देखें आप, एक ही तरह के MCQs हैं तो वो मुख्तलिफ फॉर्म में आपसे पूछ सकता है। फिर है डिटेक्शन ऑफ चेंज और एंड सिग्नलिंग फॉर द इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सिस्टम इज कॉल्ड अ फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये ज़्यादातर जो MCQs हमारे पास पास्ट पेपर में पूछे गए हैं तो मैंने वो यहीं पर डिस्कस कर दिए हैं। तो आप अब इंशाल्लाह जब यहाँ से देखें तो उम्मीद है आपको समझ भी आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा जो होगा लेक्चर उसमें हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है पसंद आया होगा। आप फेसबुक पर हमारा पेज है तालीमी दुनिया के नाम से, उसको लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर ये हमारा चैनल है इन्फो टू ऑल, इसको सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी बताएं। इंशाल्लाह आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा।